हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 के 2024 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, उनको एनालाइज कर रहे हैं और जो जो टॉपिक्स उसके अंदर हैं हम उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लास्ट 2014 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थे और उनको हम रिपीट है तो उनको ज़्यादा एक्सटेंसिवली अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। किसी भी चीज़ का, किसी भी केमिकल का जब आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो उससे क्या होगा। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं तो इंक्रीज करेंगे एसिडिटी। एक तो ये बात होगी। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं। पहला जो वर्ड है प्रोलिफिकेशन। प्रोलिफ्रेशन जो है, प्रोलिफ्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होना। ठीक है, नंबर इंक्रीज होना, किसी भी चीज़ का नंबर का इंक्रीज होना उसे बोलते हैं प्रोलिफरेशन। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्स माइक्रोब्स हैं जो वो इंक्रीज हो जाएंगे सॉइल के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द सोयल कैन टेक प्लेस। जी, ऐसा होगा क्योंकि जब किसी भी केमिकल, अगर कोई केमिकल हमारे सोयल में ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, तो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर। लीचिंग का मतलब क्या है? लीचिंग का मतलब है कि मान लो ये हमारी सोयल है और ये हमारा ग्राउंड वाटर है। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे सोयल में यहाँ पे प्रेजेंट है ये नीचे मूव कर जाएंगे। जब हम वाटर डालेंगे तो ये नीचे मूव कर जाएंगे। लीचिंग का मतलब है वो। ठीक है, लीचिंग क्या होती है? बेसिकली डाउनवर्ड मूवमेंट है डिजोल्व मोबाइल पार्टिकल्स की। मोबाइल होते हैं जो मूव करते हैं, है ना। डिजोल्व मोबाइल पार्टिकल, न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल जो क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ नीचे वाटर टेबल में मूव कर जाएंगे। तो लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड लेवल कैन अकर, ये हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वाटर में सोल्यूबल होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो होता है। तो सेकंड और थर्ड क्या हो गया? सही हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद फ्यूल सेल। पहले तो ये देखो फ्यूल सेल होता क्या है। यहाँ पे देखो फ्यूल सेल बनाते हैं ना जब हम, तो फ्यूल सेल बनता है, ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी है। ठीक है, फ्यूल सेल बनाते हैं हम ऐसे। तो ये हम बनाएंगे एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोड्स। ये हमारी है एनोड, ये इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे हम एनोड। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। कैथोड ये है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? लोड लगा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? एनोड टू कैथोड। ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है? एनोड से एनोड क्या दे रहा है? H2। कैथोड क्या दे रही है? O2। और बाहर क्या निकल रहा है? H2O। जो इसकी रिएक्शन है वो बनती है वैसे तो एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन अलग अलग होती है। तो आपको इतना हमें नहीं पढ़ना होता, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि मेन रिएक्शन क्या है। तो जो हमारी मेन रिएक्शन है उसमें क्या है कि हाइड्रोजन जा रहा है अंदर, तो हाइड्रोजन लिख लो। कैथोड से क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है अंदर, निकल लो। बाहर क्या जा रहा है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको बैलेंस करो। 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी हमारे पास 2O है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी बन गई है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो फ्यूल सेल की रिएक्शन है। ठीक है, अब बात देखो, फ्यूल सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्यूल सेल का क्या काम है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन किस चीज़ से प्रोड्यूस कर रहा है? केमिकल रिएक्शन से। कौन सी रिएक्शन हो रही है? केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, फ्यूल सेल जो है पॉजिटिवली चार्ज आयंस को यूज करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास ऑक्सीजन होता है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन किसे बोलते हैं? H पॉजिटिव को। ठीक है, मेन बात जो एक चीज ध्यान रखना, बैटरीज जो होती है ना हमारी, बैटरीज और फ्यूल सेल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, बैटरी और फ्यूल सेल बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, लेकिन एक चीज दोनों में सेम क्या है? क्योंकि जो फ्यूल सेल होता है, फ्यूल सेल में क्या होता है? हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई देनी पड़ती है फ्यूल की, कॉन्टिन्यूस सप्लाई देनी पड़ती है फ्यूल की। लेकिन जो बैटरीज होती हैं, बैटरीज में तो आप सेटअप लगा देते हैं, जो सेल्स आते हैं हमारे इसमें सेटअप लगा देते हैं, बाद में वो यूज होते हैं तो वो अंदर से इरोड हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, और यहाँ पे रस्टिंग शुरू हो जाती है। तो वो धीरे धीरे उसका केमिकल खत्म होता है और उसे वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन फ्यूल सेल में क्या है कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई है। जैसे पेट्रोल डालेंगे तो इंजन चलेगा ना, वैसे ही H2 और O2 की सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है, और वाटर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे ये जो बैटरी है ये भी डायरेक्ट करंट देती है, और जो फ्यूल सेल है वो भी क्या देता है? डायरेक्ट करंट देता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा फ्यूल सेल के बारे में। समझ आया फ्यूल सेल क्या होता है?
तो अब फ्यूल सेल क्या होता है, अब इसके बारे में देखो. फ्यूल्स विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity. यही हमने समझा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है. Consider the following statement. अब आपको स्टेटमेंट्स देखनी है. If pure hydrogen is used as fuel, अगर हम प्योर हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल, द फ्यूल एमिट्स हीट एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट. बिल्कुल हमने यही देखा कि क्या निकल रहा है, H2O से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है. और हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन से क्या बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मतलब हीट बन रही है, तो ये तो ठीक है. उसके बाद बात करते हैं फ्यूल सेल की. फ्यूल सेल कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर. ऐसा नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हो लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए भी, ठीक है. आप उसको क्योंकि ये हमने सबसे पहले जो फ्यूल सेल है उसको यूज़ किया था नासा ने एक सैटेलाइट के लिए, ठीक है. तो सैटेलाइट्स में भी यूज़ होता है, बिल्डिंग्स में भी यूज़ होता है, एज अ बैकअप भी यूज़ होता है कंपनीज़ में, ठीक है. फ्यूल सेल और लैपटॉप कंप्यूटर में भी यूज़ होता है क्योंकि एक तो डीसी है, ठीक है, डायरेक्ट करंट अवेलेबल होता है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारी गलत होगी कि बिकॉज वी कैन यूज़ इट एज अ फ्यूल इन लैपटॉप एंड कंप्यूटर. तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है. एक ये भी है, देखो, फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट. नहीं जी, ये डायरेक्ट करंट देता है. कौन सा करंट देता है, अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट करंट. तो इसका ऑप्शन क्या है, 1. नेक्स्ट वी हैव फ्लाइंग ऐश. A flying ash with reference to fly ash produced by the power plant using a coal as fuel. Which of the following statement is or are correct? First option है, flying ash can be used in the production of brick for building constructions. Yes, this is true. पहले तो ये देखते हैं flying ash है क्या, ठीक है. flying ash एक ऐसा कंपोनेंट है, ठीक है, जो किस किस चीज़ से मिलके बनता है. ये देखो, ये याद करने वाली चीज़ है क्योंकि फ्लाइंग ऐश पोल्यूटेंट है और पोल्यूटेंट्स के बारे में आता है. फ्लाइंग ऐश किस किस से मिलके बनती है, ये बनती है सिलिकॉन ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, आयरन ऑक्साइड से. ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है. और कभी कभी क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है. ये होता है हमारा फ्लाइंग ऐश की कंपोजिशन, ठीक है. सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, सस्पेंडेड इन एग्जॉस्टेड गैसेस, ठीक है. और इसमें कुछ ये टॉक्सिक होती है, ठीक है, ये टॉक्सिक होती है, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं हम, आती है ये कोल या स्टीम जनरेटेड प्लांट्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स होते हैं, कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वहाँ से, और जो स्टीम जनरेटिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ से ये जो होता है फ्लाइंग ऐश प्रोड्यूस होती है, ठीक है. कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है. टॉक्सिक होती है और किस किस चीज़ में यूज़ होती है ये देखो. इट इज़ यूज्ड इन कॉन्क्रीट, सीमेंट प्रोडक्ट्स, रोड बेस. अब ये चीज़ें देखो, ये आपने सोची नहीं होगी. ये ऑयल स्टेबलाइजर के लिए यूज़ होती है, एज अ ऑयल स्टेबलाइजर, क्लीन फिलर इन एसफॉल्ट, मेटल की रिकवरी में यूज़ होती है और मिनरल्स को फिल्टर करने में यूज़ होती है. मिनरल्स के फिलर के लिए यूज होती है, ठीक है. ये सब है. अब देखो, फ्लाइंग ऐश कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक फॉर कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. हाँ जी, फ्लाइंग ऐश कैन बी यूज एज द रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट. बिल्कुल जी, क्योंकि हमने देखा है ना कि कंक्रीट को भी बनाती है, ठीक है. फ्लाइंग ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बिल्कुल. कैल्शियम डाइऑक्साइड, बिल्कुल. ओनली नो, क्या था, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड. इट डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट. इट कंटेन्स लेड वगैरह होता है इसके अंदर, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRS सैटेलाइट यूज. अब IRS सैटेलाइट यूज फॉलोइंग एक्टिविटीज में बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी IRS सैटेलाइट जो होती है वो यूज होती है. 5 ऑप्शन दे रखे हैं. असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एक्सप्लोरेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रैफिक स्टडीज. होती तो इन तीनों में है, ठीक है. और किन किन में होती है वो भी बताएंगे, ठीक है. और किन किन में होती है, कोस्टल स्टडीज, environmental impact analysis,
इन चीज़ों में क्या होता है, मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन, वेटलैंड मैपिंग, वेटलैंड मैपिंग, फॉरेस्ट सर्वे, एटसेट्रा। ऐसी ऐसी चीज़ों में यूज़ होती है जो क्या है, जिसको आप ऊपर से देखते हो और आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सेंसिंग हो सकती है जिन चीज़ों की जो नेचुरली हमारे प्रेजेंट हैं, एलिमेंट्स जितने भी प्रेजेंट है, वेटलैंड्स प्रेजेंट है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, कोस्टल लाइन है, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है किसी भी फ्लड का, ये वाली चीज़ें हैं, इन सबको यूज़ करते हैं IRS सैटेलाइट। ठीक है, अब टेलीकम्युनिकेशन और ट्रैफिक स्टडीज़ क्या है, ये बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं, है ना। ट्रैफिक स्टडीज़ की कितनी ट्रैफिक है, टेलीकम्युनिकेशन बातचीत करना, ये कम्युनिकेशन वाली बात है। तो जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो यूज़ होती है इन दोनों के लिए। इन दोनों के लिए कौन सी सैटेलाइट यूज़ होती है, जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, इनके लिए यूज़ होती है, ये तो ऑप्शन है हमारा ए। उसके बाद बात करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स, इनके ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं अभी भी, इस 2024 के भी हम वो देखते हैं, क्या कहते हैं उसे, करंट अफेयर्स देखते हैं, उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी की बात होती है, नैनो पार्टिकल्स की बात होती है, नैनो पोल्यूटेंट्स की बात होती है। तो जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक्स आते हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी होगी, नैनो टेक्नोलॉजी होगी, ये दे बिकम इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिफेंस की चीज़ें हो गई, ये चीज़ें क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने कहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। अब यहाँ पे ना एक चीज़ देखो जो आपके समझने की है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी पॉसिबल हो पाई है नैनो टेक्नोलॉजी से, दैट वे आई अग्री। एक चीज़ इन्होंने लिखी है, नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी एंड ऑल्सो इट वर्क फॉर जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक। जेनेटिक थेरेपी ठीक है, इट लार्जली कंट्रीब्यूट, लेकिन ये नॉन जेनेटिक के लिए भी काम करती है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जेनेटिक के लिए ही काम करती है। ठीक है, तो दोनों लेवल्स के लिए काम करती है, जेनेटिक के लिए भी और नॉन जेनेटिक के लिए भी। उसके बाद H1N1 वायरस is something mentioned in the news with reference to which of the following disease। इनमें से किस डिसीज का H1N1 है। इफ़ यू डोंट नो, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि एड्स का वायरस कौन है, HIV वायरस। ठीक है, कॉज क्या है, लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम। ग्रेजुअली क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीकन ग्रेजुअली। ठीक है, उसके बाद बर्ड फ्लू किससे होता है, एक वायरस है विच इज साउंड्स लाइक सेम, लाइक जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है H1N1 से साउंड सेम करता है, H5N1। ये है ब्लड फ्लू। इसमें क्या होता है, बर्ड्स के अंदर होता है मेनली ये वाला। ठीक है, इसके वायरस का नाम है H5N1। उसके बाद डेंगी फीवर जो है वो किससे होता है, डेंगी वायरस से होता है, लेकिन इसको कैरी कौन करता है, वायरस को कौन सा मॉस्किटोज करता है, एडीज मॉस्किटो कैरी करता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मसल पेन, जॉइंट पेन इसका मेन सिम्टम होता है, स्पेशली जॉइंट पेन और मसल पेन। नेक्स्ट वी हैव स्वाइन फ्लू इज H1N1 वायरस। और स्वाइन फ्लू क्यों कहते हैं, जब इनिशियली ये वायरस आया था तो दैट ट्रांसमिट थ्रू पिग्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा H1N1 वायरस के बारे में। ठीक है, और बाकी सब वायरसेस के बारे में भी हमने यहीं से कर लिया। तो अगर ये इनमें से एक दो वायरस रिपीट हो रहा है तो वी शुड नो कि भाई ये वाली चीज़ कहाँ से आई है। उसके बाद बात करते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन की। नियर फील्ड कम्युनिकेशन ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। कॉन्टैक्टलेस जो हमारा ब्लूटूथ काम करता था ना जिस बेसिस पे, ये वही है। ठीक है, तो उसमें एक तो वो हमसे परमिशन मांगता है, तो वो एक तरीके से क्या है, इंक्रिप्शन भी है। ठीक है, कि पेयर करना है नहीं करना है। ठीक है, और पास आके जो ब्लूटूथ से चीज़ें ट्रांसफ़र होती थी। ठीक है, बिल्कुल पास आप फ़ोन रखते थे, तो कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन तो है। ठीक है, कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स यूज़ करते हैं। उसके बाद जो NFC है वो डिज़ाइन हुआ है यूज बाय डिवाइस विच कैन बी डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर। नो, मीटर इज टू मच, 10 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम। NFC की जो रेंज है वो मैक्सिमम कितनी है, 10 सेंटीमीटर। NFC कैन यूज इंस्क्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यस, तो वो पेयर वेयर होने के लिए पूछता है। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपने कोडिंग कर दी किसी चीज़ की, उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन करना। ठीक है,
ये है, तो इसके अब इसमें क्या मीटर वाली जो ऑप्शन हमारा गलत है, उसके बाद हमारा आंसर क्या हो गया इसका सी। अभी आंसर्स तो हमें वैसे देख रहे हैं, मेन तो हमारा समझना है कि किस तरीके की अगर किसी टेक्नोलॉजी की बात आती है तो उसका डिस्टेंस मतलब एनालिसिस क्या है यहाँ से। तो जो किसी भी जो हम कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसमें क्या है कि हमें देखना है कि फील्ड्स कौन सी यूज़ हुई हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चलता है, हमें उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए इन मीटर्स की, वो कितना है, ठीक है, वो इनक्रिप्टेड है कि नहीं है, उसमें कोडिंग है कि नहीं है, ये चीज़ें, वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्या उसमें लूप होल है, अगर मेंशन है करंट में ये चीज़ आया हुआ है कि हम इसको ऐसे लूप होल कर लेंगे या इसे हाईजैक कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आपको यहाँ से ये पता चलता है कि भाई हमें पढ़ना कैसे है, कोई भी अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि इन चीज़ों पे ध्यान है। अगर मान लो कि कोई नई इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल NFC किसने कोई भी टेक्नोलॉजी है वो दी किसने, किस इंस्टीट्यूट के थ्रू आ रही है हमारे पास, ठीक है। मान लो ये हमसे नहीं पूछ रहे अभी तक और इस बार पूछ लिया, लेकिन अब आप एक चीज़ देखो ना, 3-4 ऑप्शंस में वो चौथी चीज़ होगी, बाकी 3 चीज़ें तो आपको पता होंगी ना उसके बारे में, तो आप उससे भी आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे बतानी है आप लोगों को, AC और DC के बारे में बहुत बात हो रही है, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में, 2014 वाले पेपर में भी और यहाँ पे भी, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। AC और DC का जो मेन फ़र्क है ना, दिस इज AC इज अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, DC इज डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट में देखो नाम से ही पता चलता है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उसके पास, ठीक है। मान लो ये हमारा सिस्टम है और ये हमारी बैटरी लगी हुई है, अल्टरनेटिव में क्या है कि करंट यहाँ से इस तरफ भी फ्लो कर सकता है और इस तरफ से इस तरफ भी फ्लो कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है, ठीक है, जो चार्ज की मूवमेंट है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, दैट्स अ अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट क्या है कि वो जो पाथ है वो वन डायरेक्शनल है, या तो वो ऐसा होगा, मतलब ऐसा होगा, या वो मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो वन डायरेक्शन जब होगी दैट्स अ डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेटिव डायरेक्शंस को यूज करेगा सर्किट तो उसे बोलेंगे अल्टरनेटिव करंट। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जैसे जो हमारे घरों में करंट आता है दैट्स अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, कि उसको पास करने के लिए कहाँ से आता है हमारे घर, है ना, बिजली बोर्ड से घर तक जो हमारी सप्लाई आती है दैट्स अल्टरनेटिव करंट। लेकिन जो हमारे घर पे हम यूज़ करते हैं सोलर सिस्टम, सोलर सेल जो यूज़ करते हैं दैट्स डायरेक्ट करंट, ठीक है। जो हमारे सोलर सेल से घर तक आता है डायरेक्ट करंट। जो हम सेल यूज़ करते हैं, बैटरीज यूज़ करते हैं, सेल, बैटरी या फ्यूल सेल्स जो हमारे होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे सिस्टम में अटैच होती हैं और साथ के साथ हमें करंट प्रोवाइड करवा देती है, उन्हें कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है अल्टरनेटिव करंट का और डायरेक्ट करंट का, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सिस्टम के साथ ही अटैच है कुछ, दैट्स अ डायरेक्ट करंट, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्ट करंट की वो क्या होती है, 0। लेकिन जो AC होता है, AC की ये फ्रीक्वेंसी का साइन है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, क्या होती है 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज इन AC करंट। DC करंट जो होता है ना वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन AC सेफ होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। ये हो गया, ये सेफ होता है, ये नहीं होता ट्रैवलिंग के लिए, मतलब पास करने के लिए करंट। ये हो गया हमारा AC और DC के बीच का डिफरेंशिएशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2015. See you in the next video where we will discuss previous year question of 2016.